हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देख ही रहे हो, और अगर किसी ने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है स्पेशली, और उसमें लगभग अब तक हमारी 11 वीडियोस हो चुकी है, तो उन्हें भी आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। और इसमें आज भी लिटरेचर के क्वेश्चन भी हैं, साथ ही साथ ग्रामर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है जिसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। बेसिकली सेंटेंस है, शी सेड टू मी लेट मी डू इट इमीडिएटली। देखिए, सबसे पहले आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में सबसे पहले ये देखना होता है कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसकी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होती है, ठीक है, और इसी पे सारी नरेशन जो है वो डिपेंड करती है। वो कैसे? क्योंकि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है इसको इसी के आधार पे बेसिकली, जैसे अगर ये किस टेंस में है, अगर ये असर्टिव है, नेगेटिव है, तो इसका रूल अलग होगा। अगर ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में है तब इसका रूल कुछ और चेंज हो जाता है। और जैसा कि अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में है, लेट मी डू इट इमीडिएटली। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का नरेशन अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट टू को बेसिकली इस टेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, शी टोल्ड मी दैट आई शुड डू इट इमीडिएटली। नेक्स्ट है, शी आस्क्ड मी टू लेट मी डू इट इमीडिएटली। शी आस्क्ड मी टू लेट हर डू इट इमीडिएटली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आने वाला है, कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है वो देखकर बताइए। लेट मी डू इट इमीडिएटली। तो देखिए, शी बात कर रही है, मतलब एक फीमेल की बात हो रही है, और ये जो मी आया है ना वो इस शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर ये शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे हर पॉसिबल है, मी तो आना पॉसिबल ही नहीं है। और फर्स्ट सेंटेंस इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि ये इसमें जो टोल्ड है, सेट टू को हम टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो हम बेसिकली जो सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शी आस्क्ड मी टू लेट हर डू इट इमीडिएटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, यहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन बतानी है इसकी। सेंटेंस है, द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट। तो बताइए, देखिए यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये नरेशन से है, और ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया सेंटेंस है, तो इसमें इन्वर्टेड कोमास का भी यूज़ होगा। तो पंक्चुएशन में इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन है, द क्रिएटर आंसर्ड इन्वर्टेड कोमा यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट इन्वर्टेड कोमा क्लोज फुल स्टॉप। क्या ये सही है? नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है, द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट। नेक्स्ट है, द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट। तो यहाँ पर बेसिकली सिंबल्स को आपको ध्यान में रखना है कि किस सिंबल से हम यहाँ पे सही आंसर कर पा रहे हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, जो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो सही तरीके से इसमें सिंबल्स का उपयोग किया गया है। द क्रिएटर आंसर्ड, उसके बाद यहाँ पे कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है, देन यस के बाद भी कोमा है, और यस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। इसमें यही रॉन्ग है, ऑप्शन ए की बात करें तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया था, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो क्रिएटर आंसर्ड इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट यस कोमा बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हर्ट। तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिस स्पेल वर्ड। अब यहाँ पे आपको मिस स्पेल वर्ड को फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी है। देखिए ध्यान से, सिंक्रोनाइज की स्पेल चेक करिए, यार्न की, देन बैटरन और ग्रामर।
तो क्या ग्रामर की स्पेल यही होती है? ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो मिस स्पेल वर्ड कौन सा है? ग्रामर। ओके, तो ग्रामर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर ई नहीं होता, ए होता है ग्रामर में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी 3 ऑप्शंस की जो स्पेल है वो बिल्कुल सही है। टिक द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि हमें इनकरेक्ट स्पेल बतानी थी, यहाँ पर करेक्ट स्पेल बतानी है, वो भी किसकी? लेफ्टिनेंट की। ठीक है, तो बताइए लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेल क्या होती है? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, इसकी जो राइट स्पेल होती है वो है LIEUTENANT। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ए है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग ही पूछी गई है। एडोलसेंट की क्या होगी करेक्ट स्पेल? एडोलसेंट। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए ADOL अडोल होता है। ठीक है, तो ADOEL जो आ रहा है ये तो पहले ही रॉन्ग हो गई। अब इन 3 ऑप्शंस में से चेक कीजिए, ADOL तक तीनों में सेम है। उसके बाद एडोलसेंट में आगे की स्पेल क्या बनती है? आगे की स्पेल होती है ESC। तो यहाँ पे ESC नहीं है, इसलिए ये कट गया। अब इन 2 ऑप्शंस में से आप चेक कर सकते हो, क्या ये CANT होता है लास्ट में या CENT होता है एडोलसेंट में? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, एडोलसेंट। ठीक है, ADOLESCENT। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अ डेड ह्यूमन बॉडी, इसको हम क्या कहेंगे? अ डेड ह्यूमन बॉडी को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है कार्डिवर, सोलमेट, इनंच या फिर एफिमिनेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? अ डेड ह्यूमन बॉडी, इसे कहा जाता है कार्डिवियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now moving to the next question, what happens with the pronouns of third person while converting the sentence into indirect? देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, और इसमें कहा गया है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में क्या होता है। ठीक है, हमने एक ट्रिक भी पढ़ी है इसमें, अक्सर सभी ने ज़्यादातर आप जानकार होंगे इस ट्रिक के। ट्रिक क्या होती है? हम कहते हैं सन अपॉन 1 2 3। ठीक है, कुछ ने 1 2 3 अपॉन सन पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, और अगर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये तो आपको पता ही होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई और वी, है ना। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे, है ना। ही, शी, दे। ठीक, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं हमारे। तो हम ये देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो हम उस प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, ठीक है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसको हम, उसमें क्या होगा? उसमें नो चेंज। ओके, N4 क्या है? नो चेंज। ठीक है, तो आप इससे ही समझ जाओगे कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, अब देखो, आप ऑप्शन देखोगे और आसानी से आंसर कर लोगे। तो देखिए, ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि ग्रामर के मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाएं, इस तरीके से रूल से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? व्हाट हैपन विद द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ क्या होता है व्हाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है, दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रॉन्ग।
अभी हमने समझा था, है ना। और बी ऑप्शन है दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन सी दे आर नॉट चेंज, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दे आर नॉट चेंज्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड इज, साउंड का जो हार्श मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिफेनी, कैकोफेनी, कैकोफोनी, या फिर ट्रांसम्यूटेशन, या फिर सिम्फोनी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, तो बहुत ही सिंपल है, क्या होगा राइट आंसर? कैकोफोनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैकोफोनी। मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए, व्हाट इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एन इमोशन और विश? हम देखिए यहाँ पर भी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली ये पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? व्हाट इज यूज्ड, कि कौन से मार्क को, कौन से सिंबल को हम यूज करते हैं आफ्टर वर्ड्स, ऐसे शब्दों के बाद में या ऐसे सेंटेंस के बाद में, विच एक्सप्रेस एनी इमोशन और विश, जो सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं कोई इमोशन या फिर कोई विश को। ऑप्शंस हैं क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या फिर हाइफन। तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए पहले, इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल डैश ऑफ माई स्टोरी। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या फिल होगा? ऑप्शंस हैं लॉस द थ्रेड, लॉस करेज, लॉस द बटन, लॉस रिमेंबरिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल, देखिए शैल आ रहा है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ भी फर्स्ट है, तो चारों में फर्स्ट है, तो इसका कोई यूज नहीं बना। अभी हमें और कोई ट्रिक देखनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फ्रेज होगी प्रॉपर जिसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लॉस करेज बिल्कुल भी सेंटेंस में फिट नहीं बैठता है, और अगर हम लॉस द बटन बोले ये भी रॉन्ग है। हम जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉस द थ्रेड। ठीक है, ये एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है कि मतलब मैं बेसिकली भटक जाना। ठीक है, इफ यू डिस्टर्ब मी आई शैल लॉस द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी हमें सही स्पेलिंग बतानी है वर्ड की, और वर्ड क्या है? रेस्टोरेंट। तो बताइए रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेल क्या है? देखिए, प्रोनाउंसिएशन में तो ये रेस्टोरेंट होता है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग होती है अगर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस करें तो होगा रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट प्रोनाउंस करोगे ना, उसी से आपको स्पेल समझ आ जाएगी इसकी क्या है। इसकी जो करेक्ट स्पेल होती है ना रेस्टोरेंट की, ये होती है RESTAURANT। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, रेस्टोरेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ब ऑफ इंटरनल इज। देखिए, इंटरनल फिलहाल क्या है? इंटरनल एक तरीके से एडजेक्टिव मान सकते हो आप, है ना। और इसकी वर्ब फॉर्म क्या बनेगी? इंटरनलाइज, इंट्रलाइज, या फिर एंट्रलाइज, या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, इंटरनल की जो हम वर्ब फॉर्म बनाएंगे तो वो हो जाएगा इंटरनलाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंटरनलाइज। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर आपको पहचान पता है
तो आप आसानी से कर लोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईएस है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ देखें इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये राइट है, ठीक है। या विल लग रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन मंडे। दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस इन अ ब्लू मून इज द ईडियम विच मीन। देखिए, वंस इन अ ब्लू मून एक क्या है, ईडियम है। इसका मीन क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? ऑप्शंस है वेरी रेयरली, अ मैन विद ब्लू शर्ट ऑन द मून, वंस इन अ ईयर। क्या होगा राइट आंसर? और आप फोर्थ ऑप्शन को भी देख सकते हो। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया गया है, कॉमन। तो क्या होगा, वंस इन अ ब्लू मून, जैसा कि आप इससे समझ ही पा रहे होगे, इसका कुछ कुछ मीनिंग समझ आ रहा होगा आपको। तो ये क्या होगा, वेरी रेयरली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेरी रेयरली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है, करेक्ट प्रपोजिशन को यूज करना है यहाँ पर। आर यू कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। तो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, कॉन्फिडेंट विद विनिंग, या फिर कॉन्फिडेंट टू विनिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आर यू कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे भी ब्लैंक से रिलेटेड ही है। इफ यू गो आउट आई डैश द क्रिकेट मैच। इफ यू गो आउट आई डैश द क्रिकेट मैच। क्या होगा, आई शैल बी वॉच्ड, आई शैल वॉच, मस्ट वॉच, या फिर शुड वॉच। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इफ यू गो आउट, यहाँ पे फर्स्ट अगर आप पहला पार्ट देख रहे हैं इसका, तो ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो फिर अगला सेंटेंस फ्यूचर में हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में हम देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म तो या थर्ड फॉर्म तो आती ही नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। मस्ट का यूज भी नहीं करेंगे, ना ही शुड का। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ यू गो आउट आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही मोर सूटेबल है यहाँ पर। आगे, द मीनिंग ऑफ टू लॉस फेस इज, टू लॉस फेस, इसका मीनिंग क्या है? टू लॉस मनी, टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू बी ऑनर्ड, टू बी हेल्पलेस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू लॉस फेथ, सॉरी, टू लॉस फेस। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टू बी ह्यूमिलिएटेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। तो क्या आएगा, टू लुक इनटू, टू लुक ओवर, टू लुक इन, या फिर टू लुक फॉर। तो आप प्रोनाउंस करने से ही समझ गए होंगे क्या आना चाहिए। मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लुक इनटू होता है वो। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। अब यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमें इसे चेंज करना है। सेंटेंस है, माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो। जब भी आपको वॉइस चेंज करनी हो, सबसे पहले आपको सेंटेंस के अंदर अपना ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, और ऑब्जेक्ट को ही हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे।
जैसा कि इसमें दे रखा है आई 3 ऑप्शंस में, और डी में कहा है ऑल आर करेक्ट। तो ऑल आर रॉन्ग। इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, पहले हम चेक करते हैं इन 3 ऑप्शंस में से। उसके बाद आपको देखना है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया, उसके बाद आपको देखना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है सेंटेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, वाज और वर होती हैं, ठीक। और जब हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब में वाज प्लस वर के साथ में बीइंग और ऐड कर देते हैं। क्या चीज़, वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग। तो यहाँ पे जब आई लगेगा तो आई के साथ में हम वाज बीइंग का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, वाज बीइंग, और उसी से हमारा सेंटेंस मिल जाएगा। हैड टेकन नहीं आएगा, ठीक है, उसके क्योंकि हैड तो हम लगाएंगे नहीं, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए वाज बीइंग यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना है अपना ऑप्शन, ठीक है। आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अभी यहाँ पर पैसेज से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हैं, तो पैसेज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ह्यूमन नेचुरल जनरली रेजिस्ट चेंज। रेजिस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, यहाँ पे रेजिस्ट को किस सेंस में यूज किया गया है, ह्यूमन नेचुरल जनरली रेजिस्ट चेंज। इसके लिए हम पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार। ह्यूमन नेचुरली जनरली रेजिस्ट चेंज इज अनकंफर्टेबल रिगार्डलेस ऑफ इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। चेंज कैन ऑफन बी स्ट्रेसफुल, समटाइम्स वी गेट सो कंफर्टेबल विद आवर नेगेटिविटी दैट इवन व्हेन द चेंज इज फॉर द बेटर, but we don't want to accept it. We stay with the negative. If your attitude is negative, your life is restricted. Your success at work will be limited. You will have fewer friends and your enjoyment of life will be less. तो यहाँ पे रेजिस्ट वर्ड जो है वो किस लिए यूज़ किया गया है, आप पैराग्राफ का मीनिंग समझ ही चुके हो। ऑप्शन ए है लव्स चेंज, expressing opposition through action or words, expressing support through action or words, neither favor nor disfavor। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या होगा, ऑप्शन बी, एक्सप्रेसिंग अपोजिशन थ्रू एक्शन और वर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि रेजिस्ट का मतलब यहाँ पे रोक लगाना ही है, रेजिस्ट करना मतलब विरोध करना किसी चीज़ का, ठीक है, और विरोध इसमें इसी ऑप्शन नंबर बी से ही हमें समझ आ रहा है, एक्सप्रेसिंग अपोजिशन थ्रू एक्शन और वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Now moving to the next question, the word used for extremely irritating to the nerves is, एक ऐसा शब्द जिसका यूज किया गया है एक्सट्रीमली इरिटेटिंग टू द नर्व्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शंस हैं रेस्ट्रिक्टेड, स्ट्रेसफुल, लिमिटेड, अनकंफर्टेबल। द राइट आंसर इज स्ट्रेसफुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज इज। इस पैसेज को जैसे हमने रीड आउट किया तो आपको क्या लगता है क्या सूटेबल टाइटल होगा इसका, ऑप्शन है चेंज, नेगेटिव इफेक्ट, एटीट्यूड या सक्सेस। तो मोर सूटेबल क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भले ही मतलब चेंज पॉजिटिवली हो, लेकिन अगर हम उसे नेगेटिवली लेते हैं, इस तरीके की बात इसमें की गई है, तो ज़्यादातर चेंज के बारे में बात निकल के आ रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चेंज, यही इसका टाइटल प्रॉपर है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइफ बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड व्हेन द एटीट्यूड इज। लाइफ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है जब एटीट्यूड कैसा हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, मिक्स्ड वन या फिर मटेरियलिस्टिक। तो इसमें हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था, ये कैसा हो एटीट्यूड, जब एटीट्यूड नेगेटिव होता है, ठीक है, तब लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्ड लिमिटेड इज यूज्ड फॉर। इसमें एक शब्द है जो है लिमिटेड, इसका यूज किस लिए किया गया है, स्मॉल इन रेंज और स्कोप। नेक्स्ट है लिमिटलेस इन रेंज और स्कोप। आगे अनलिमिटेड इन रेंज और स्कोप या फेलियर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द वर्ड लिमिटेड। तो लिमिटेड का मीन्स क्या निकलेगा, द स्मॉल इन रेंज और स्कोप। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
This is the right answer. Now moving to the next question. Wait a minute. और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसे भी देख लेते हैं. देखिए पैराग्राफ यहीं पे फिनिश हो गया है हमारा. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम. ये लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज इज द थीम. देखिए विक्टोरियन एज में एज की लॉस ऑफ फेथ की जो थीम है वो किसके वर्क की है, मतलब किस वर्क में है. लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज. लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज, ये थीम किस वर्क की है. ऑप्शन है डोबरविच, स्कॉलर जिप्सी, मार्गरेट या फिर मोरालिटी. क्या होगा राइट आंसर. सोचिए, आंसर कीजिए. लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज, तो ये जो राइट आंसर है वो है डोबरविच. ठीक है, इसी की ये थीम है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्लस अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी आपके पेपर हो जाने तक. इनफैक्ट ये टीजीटी के लिए भी उतने ही यूज़फुल है जितने की पीजीटी के लिए है. और बाकी जो लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बेसिकली आपको एक मॉक टेस्ट की तरह से लेना है. ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.